Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another very important topic for the day, that is your important theoretical polity concepts जो कि आपके UPSC prelims के लिए बहुत ही ज़्यादा important साबित होंगे. Right now this is part 2 of this video series. Last week we had discussed पूरे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, राइट. तो अगर आपने नहीं देखे हैं, ऊपर आपको टैग्स आ रहे होंगे, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट कार्ड एंड वो आपको ले जाएगा टू द फर्स्ट वीडियो, राइट. जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के अंदर, अब पॉलिटी के अंदर टू रेज द गेम इवन मोर, राइट. उनको पता है हर कोई लक्ष्मीकांत करके आ रहा है, मोर और लेस एवरीवन इज फेमिलियर विद द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो करंट में हो रही स्कीम्स एक्सेट्रा होती हैं, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, कमिटीज़ होते हैं, उन सबको जो है पढ़ के आ जाते हैं. बट वन क्रूशियल एलिमेंट जो कि बच्चे भूल जाते हैं इन मगिंग अप एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो इसीलिए अब अगर हम पॉलिटी का पार्ट देखते हैं इन यूपीएससी प्रीलिम्स, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, जहाँ पे वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या है, या फिर राइट्स क्या हैं, या फिर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं वो क्या है, या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, राइट. व्हाट इज इट दैट दीज थिंग्स स्टैंड फॉर. तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू टुडेज वीडियो, वेरी क्विकली टू लेट यू नो, हमारे 2 मिनट्स की जो रिविजन आइडियाज थे, जो रिविजन कॉन्सेप्ट्स थे, वी रियलाइज के स्टूडेंट्स का इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है. एंड एज द मेन आपका प्रीलिम्स अप्रोच, राइट, अक्टूबर 10 को जो है आपके प्रीलिम्स है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ दीज फ्यू वीक्स जो कि बचे हैं, हम एक इंटेंस फ्री रिविजन प्रोग्राम चला रहे हैं. राइट नाउ इज नॉट द टाइम कि आपसे पूरी पॉलिटी पढ़ लें या पूरी इकोनॉमी पढ़ लें. नाउ अभी क्या होना चाहिए, अभी आपका फोकस होना चाहिए ऑन रिविजन, ठीक है. और इस रिवीजन के अंदर मेन जो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए ऑन सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपको लगता है उन पे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है. ना मोर ऑफन देन नॉट ऐसा एक इन्फॉर्म्ड गेस वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इंटेंसली, यू हैव केप्ट टैब्स ऑन क्या न्यूज़ में है, क्या क्या है. एंड ऑफन टाइम्स बच्चे ऐसी स्ट्रैटेजी मेकिंग में ही जो है मार खा जाते हैं. So to help them with this regard, we've come up with this very important series. So अब 12 बजे instead of your daily answer writing program, जो कि prelims के बाद दोबारा शुरू होगा, अब क्या आ रहा है, आपका ये रिविजन प्रोग्राम आ रहा है. तो 3 हफ्तों के अंदर हम 50 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट कवर करवाएंगे. सो दैट्स नॉट अ लॉट. 50 टॉपिक्स इन ज्योग्राफी, 50 टॉपिक्स इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 50 टॉपिक्स फॉर इको, 50 टॉपिक्स फॉर एनवायरनमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, तो ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कुछ टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है. उनको ब्रीफली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उनसे जुड़ी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे, ताकि लास्ट मिनट पे आप उनके ऊपर ज़रूर नज़र डाल लें, बिकॉज चांसेस आर दैट देयर विल बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2021 विद रिगार्ड टू दोज टॉपिक्स. ठीक है, तो ये 13th ऑनवर्ड शुरू हो गया है. तो आज भी जो है 12 बजे आएगी. आज 12 बजे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो है पहला पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगा, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, नॉट जस्ट फॉर 2021 स्टूडेंट्स बट इवन फॉर द 2022 स्टूडेंट्स. बिकॉज हमने मोर ऑफन देन नॉट देखा है कि आजकल यूपीएससी में क्या ट्रेंड हो गया है कि ऐसे इश्यूज जो कि करंट अफेयर्स, 1 साल पुराने करंट अफेयर्स ही नहीं, 2 साल पुराने करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें भी वो पूछ लेते हैं. ठीक है, तो एक तरह से जो आगे की प्रेपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये एक स्ट्रैटेजी मेकिंग एंड पहले ही एक इनसाइट इनटू हाउ टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है. ठीक है, साथ ही में 2022 के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा बैच 5 जो है ये भी शुरू हो गया है 13 सितंबर ऑनवर्ड्स. राइट, हमारी जो है ओरिएंटेशन वीडियोस आ गई हैं, बट बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उनको लेट पता चला और ड्यू टू अदर रीजंस हमको रिक्वेस्ट आ रही थी, सो द एनरोलमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 वीक. ठीक है, तो आप जाके जो है एनरोल कर सकते हैं एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. राइट, लेट्स मूव टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे. नाउ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. अब हमें पता है इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, इक्वालिटी हमारे प्रीएम्बल के अंदर भी एनश्राइंड है. ठीक है, हमारे प्रीएम्बल के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है, ये कॉन्सेप्ट एज अ विजन, एज अ गोल जो है ये प्रोवाइड किया गया है.
अब जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं विद इन दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी, तो किस तरह का इक्वालिटी वहां पे मेंशन है? उन्होंने बोला है कि हम इंश्योर करने की कोशिश करेंगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब ये जो है एक तरह से आपको एक इंसाइट दे देता है कि अगर क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, हम क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रीएम्बल आपको एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप कर देता है विद दैट रिगार्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज डील करती है विद दिस एस्पेक्ट, द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जिसकी बात की है प्रीएम्बल में, दैट इज ऑल ह्यूमंस आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन काइंड ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, एक सर्टेन इक्वालिटी जो है वहां पे मेंशन्ड है, वहां पे एंश्योर्ड है। तो अभी देख लेते हैं, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन वेरियस एरिनास, चाहे ये एजुकेशन हो, चाहे ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, राइट। इससे बढ़ के भी अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस है जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट दैट आप सबके पास अधिकार है, अगर आप कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं, ऑफ स्टैंडिंग फॉर सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस या फिर कुछ इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, अगर आप कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस बस फुलफिल कर दें, आप भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। तो एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू अवेल सर्टेन सर्विसेज, टू अवेल सर्टेन पोजीशंस, टू अवेल एजुकेशन, टू अवेल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज जिसकी हम बात करते हैं इज रिमूवल ऑफ सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू ये दो चीजें। ठीक है, पहला क्या है? एंडिंग प्रिविलेजेस, सेकेंड क्या है? रिमूवल ऑफ सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। अब इन दोनों चीजों की एग्जिस्टेंस के कारण क्या होता है? सोसाइटी के अंदर हायरार्कीज जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। Hierarchies wherein someone claims that just because say I belong to a certain caste, or I belong to a certain community, or I belong to a certain gender, or I belong to the noble class, या फिर मेरे दादा परदादा को कभी सर का या कोई भी ऐसा जो है प्रदान उनको एक जो है ऑफिस मिला था, so I am better than you. Secondly, telling someone that you are less than me based on caste, based on community, based on gender, based on ethnicity, based on race, कुछ भी जो है ऐसा हो सकता है। इन दोनों को ही अबॉलिश करने की कोशिश की गई एंड इंश्योर करने की कोशिश की गई, क्या? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है दैट रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर पोजिशन यू माइट होल्ड इन द सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ द लॉ यू आर ऑल इक्वल। ठीक है, सो देयर विल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया ऑफ इक्वालिटी कि लॉ ये नहीं देखेगा। हम तभी बोलते हैं ना कि एक जो हम देखते हैं सारी वो मूवीज एक्सेट्रा में कि कोर्ट के अंदर बहुत बार वो जस्टिस की जो मूर्ति है उसके आगे लगा होता है एक पट्टा। क्यों? बिकॉज इम्पार्शियलिटी की बात हो रही है, दैट लॉ के सामने इट डजंट मैटर व्हाट कास्ट, क्लास, जेंडर, कम्युनिटी, वॉट एवर यू कम फ्रॉम, राइट। अगर आपने सेम क्राइम किया है तो आपको सेम सजा ही मिलेगी। ठीक है, सो ये आइडिया जो है इक्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। देन सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स में जो है अबॉलिशन है ऑफ ऑल टाइटल्स ऑल्सो। तो कोई भी जो है अपने आगे ये सरदार, जो सरदार इन द सेंस ऑफ जब हम वो करते थे कि यू नो ये किसी ट्राइब के सरदार हैं या किसी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनको ऐसी एक सर या कोई भी खिताब दे दिया कि आप ऐसे टाइटल्स को जो है अपने सामने नहीं यूज करेंगे, महाराजा या कोई भी ऐसा टाइटल जो है आप अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रॉमिस करने की कोशिश की गई है बाय रिमूवल ऑफ
all privileges या फिर removal of socially produced inequalities through Article 14 और Article 15 और Article 16 और Article 17, राइट, जो कि बात करता है removal of untouchability की। वेरी इंपॉर्टेंटली उनको रियलाइज हुआ कि हमने इक्वालिटी जो है सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसीजरल स्फेयर में नहीं देनी, बल्कि हमने सब्सटैंटिव इक्वालिटी जो है इंश्योर करनी है। अब ये सारी जो इश्यूज हैं ये किसके साथ मेनली डील करते हैं? प्रोसीजरल इनइक्वालिटी के साथ। प्रोसीजरल इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए कि बेसिकली कहीं पे भी अगर आप प्रोसीजर देख रहे हैं तो कहीं पे भी जो प्रोसेस है उसके अंदर इनइक्वालिटी परपेचुएट नहीं की जाएगी। बट सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या हो रही है? अब हमने बोल दिया कि हर इंसान को जो है एक एंट्रेंस देने की खुली छूट है कि अगर आपने आईआईटी एंटर करना है, आप ये एंट्रेंस का पेपर लिखिए एंड एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू, इफ दे हैपन टू क्लियर द कट ऑफ मार्क्स, टू कम एंड सिट एंड study in this huge glorious institute called IIT, right? Whichever IIT it may be any institute, it may be any university. अब कहने को तो ये फॉर्मल या प्रोसीजरल इक्वालिटी इंश्योर करता है, क्योंकि आपको नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन सी कम्युनिटी से आ रहे हैं, आप कौन से रिलीजन से आ रहे हैं, आप कौन से रीजन से आ रहे हैं, आप कौन से जेंडर से आ रहे हैं। एज लॉन्ग एज यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ, आपको यहाँ पे आने का मौका मिल रहा है। बट सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए दैट व्हाट अबाउट समवन जो कि एक प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, जिनके दादा परदादा उनसे आगे भी सारे जो है स्कूल गए थे, तो अब वो क्या, वो ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, घर पे उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा सकते हैं, राइट। ये सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास अवेलेबल है कंपेयर टू अ स्टूडेंट जो बेचारा से हिंदी मीडियम में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है उनके परिवार के पास शायद उनकी ट्यूशन देने के पैसे नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि उनकी फैमिली को ये सेम अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं मिली ड्यू टू से कास्ट इशूज़ और एनी अदर इशू, तो उनके माँ बाप भी उनको जो है हेल्प नहीं कर सकते। तो क्या ये एक इक्वल रेस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कई लोगों के पास ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज है बिकॉज ऑफ वेयर दे वर बोर्न, ठीक है। सो ऐसे प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस या ऐसे प्री एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या डिमांड करती है कि पहले हम सबको रेस शुरू करने से पहले एटलीस्ट सेम लाइन पे तो खड़ा करें। ये ना हो कि एक इंसान जो है 100 मीटर आगे खड़ा हो, दूसरे इंसान को 100 मीटर पीछे भी खड़ा किया और उस बेचारे के पास ढंग के जूते भी ना हो। तो ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए क्या लाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। बट ये क्या है? पॉजिटिव डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है थ्रू अफर्मेटिव एक्शन, थ्रू रिजर्वेशन, सो दैट पास्ट इनजस्टिसेस कैन बी करेक्टेड, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर थ्रू सब क्लॉजेस 3 and 4 ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है, चाहे वो SCs, STs, OBCs या फिर अब EWS कैटेगरी के लिए हो, ये प्रोवाइड की गई है। तो ये सारे एलिमेंट्स है इक्वालिटी के जो कि आपको याद रखने जरूरी है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसी इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है इज द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। अब हमें पता है प्रियम्बल के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, किसका? वो आता है जस्टिस का, जहां पे वो क्या कहते हैं कि हम इंश्योर करने की कोशिश करेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को। तो अब इकोनॉमिक जस्टिस हम समझ लेते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस काफी इजी है समझनी, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं इन द वेरी रिच इन द वेरी पुअर, उनको हम कम करने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो गई? दैट हर कोई जो है उसको इक्वल अधिकार होगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द लार्जर इंडियन डेमोक्रेसी एंड द वे इन विच द सिस्टम वर्क्स। अब सोशल जस्टिस जो है, क्योंकि BR अम्बेडकर, राइट, डॉक्टर अम्बेडकर जो कि हमारे फादर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन है, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन, द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, उनका एक ये जो मेन एम था ऑफ सोशल जस्टिस वो एनविजन किया गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल। तो ये सोशल जस्टिस का क्या एलिमेंट है? और सोशल जस्टिस के बिना जो है कोई भी और जस्टिस डज नॉट मेक सेंस। तो सोशल जस्टिस के क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले ये कहते हैं द फर्स्ट ग्राउंडिंग स्टेटमेंट इज द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। इसका मतलब क्या है कि हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे इक्वालिटी से जुड़ा है? इसका क्या मतलब हुआ? दैट आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे हम क्या है? वी आर ऑल ह्यूमंस,
है ना, हम सब ह्यूमंस है, सो एट अ जेनेरिक लेवल हम सब इक्वल है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट हैपेंस इज द सेम एग्जांपल हम यूज करते हैं कि IIT के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम हुआ एंड उनमें से 10 बच्चों ने जो है ये एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। अब उनमें से जो है 5 बच्चे बिलोंग टू से मे बी देवर अपर कास्ट हिंदू मेल, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो फीमेल थे, राइट, वो दलित थे, वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करते थे, किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, राइट, ये सब जो है डिफरेंसेस आ गए। तो क्या हम बोलेंगे दैट द रेस्ट ऑफ द 5 कैंडिडेट्स आर एनी लेस देन दीज अपर कास्ट मेल हिंदू कैंडिडेट्स? तो नहीं, बाय बिकॉज उन सब में एक इक्वल लेवल ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस थी, एक इक्वल लेवल ऑफ मेरिट था, तो हमने उन सब को इक्वली ही ट्रीट करना है, हम उनको अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते दैट जस्ट बिकॉज सम पर्सन इज अ वुमन और सम पर्सन बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट और सर्टेन क्रीड तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे या कोई जगह या कोई एग्जाम या कोई इंस्टीट्यूट एंटर करने नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये रेस्ट करता है ऑन एन इंपॉर्टेंट इजी टू अंडरस्टैंड आइडियल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। हाउएवर इसी के अंदर जो है एक और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जुड़ा है जो कि इंडियन उसके अंदर देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या है, अब आप इमेजिन कीजिए कि क्लास के अंदर हम बोल दें कि अच्छा आप तो सब ह्यूमंस हो, आप सब बच्चे हो, आप सब हमारे लिए इक्वल हो, तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर किसी ने बहुत पढ़ के एग्जाम दिया या कोई ऐसे ही बिना पढ़े आ गया, आप सबको सेम मार्क्स मिलते हैं। तो क्या ये अच्छा होगा, क्या ये फेयर होगा? नहीं, ये बिल्कुल फेयर नहीं होगा। तो ये डिटर्मिन करना कि सोसाइटी में किसको क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, किसको क्या पनिशमेंट मिलती है, किसको क्या सर्विसेज मिलते हैं, ये किससे जुड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आइडिया से। और इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल जस्टिस जुड़ी होनी चाहिए, मतलब जिसका जो जितना एफर्ट डालेगा उसको इस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। तब हम ये नहीं कर सकते कि एक डॉक्टर जो है उसकी सैलरी वी कांट बी इक्वेटिंग टू से अ प्यून, राइट, ये भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस बोलेंगे कि ये भी नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर एक इतना वास्ट डिफरेंस हो कि बेचारा प्यून 2 वक्त की रोटी भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा एंड डॉक्टर्स जो है मर्सिडीज ऑडीज इन सब में घूम रहे हों, राइट, इतना एक वास्ट डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। बट सम लेवल ऑफ डिफरेंस इज क्रूशियल, व्हाई, because obviously that doctor, the person who's become a doctor, has studied more, has probably slogged more, has possibly worked much harder, has written tougher exams. So in terms of that, because that person has put in a lot more effort, उनके लिए rewards भी जो है substantively थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया the idea of fairness या proportionate justice. However, at the same time, हमारी सोशल जस्टिस में एक और आइडिया भी जुड़ा है ऑफ रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हम करते हैं जो कि अमर्त्य सेन का एग्जाम्पल था, जो कि आप कंसेप्चुअल इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो आपके अगर जस्टिस से बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स ऑफर करता है इंडिया, एब्सोल्युटली। प्रोपोर्शनल जस्टिस करता है ऑफर इंडिया, एब्सोल्युटली। बट साथ ही में इसके साथ रिकग्नाइज भी करता है स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल की। अगेन इक्वालिटी में जैसे हमने किया था, किसके थ्रू, अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू, रिजर्वेशन के थ्रू, ताकि सोशल जस्टिस का ये जो आइडियल है ये पूरा हो सके। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, सोशल जस्टिस क्या इंश्योर करती है, यहां पे हम यूज करते हैं रॉल्स के आर्ग्यूमेंट को, कि ना ही सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट बल्कि जो सोशल गुड है, पूरी सोसाइटी का जो बेनिफिट है वो भी इंश्योर हो पाए। तो हमने सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं देखना है, हमने सोसाइटी का बेनिफिट भी देखना है और इन दोनों को बैलेंस में लेके हमने आगे चलना है। ये सोशल जस्टिस का आइडिया जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग अब क्या होता है, किस तरीके का होता है? ऑफन टाइम्स जो है, अब पावर शेयरिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाना, बच्चे थोड़े से घूम जाते हैं कि अगर उनको हम बोलते इनमें से कौन से जो है पावर शेयरिंग के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, तो बोलेंगे अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है तो ये सही है। चलो ठीक है, वो हो गया एक पावर शेयरिंग। बट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग हो रही है कि नहीं? लेजिस्लेचर के बीच में, जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो भी तो पावर शेयरिंग है। सिमिलरली लार्जर सोसाइटी के अंदर हम देखें, इंडियन सोसाइटी में, वहां पे भी पावर शेयरिंग हो रही है अमंग्स वेरियस सोशल ग्रुप्स। उससे ऊपर भी अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर ले, वहां पे भी पावर शेयरिंग हो रही है। जैसे कि कोएलिशंस की हम बात करते हैं, यूपीए हो गया, एनडीए हो गया है ना, तो वहां पे क्या है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज
के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के भी बीच में ना हो तो क्या हो रही है, प्रेशर ग्रुप्स के साथ पावर शेयरिंग हो रही है, जो कि लॉबी करने आते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को से फंड्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड विद इन द स्फेयर ऑफ पावर शेयरिंग। पहला, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, SOP, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब हमारी जो पावर शेयरिंग हो रही है अमंग्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स है, एग्जीक्यूटिव के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स है, जुडिशरी के पास स्पेसिफिक पावर्स हैं, इन सब में एक पावर शेयरिंग जो है चल रही है। नेक्स्ट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल का क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे, है ना। तो यहां पे पावर शेयरिंग क्या हो रही है, जैसे कि हम फेडरलिज्म में इमेजिन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं। ये कैसे देखते हैं हम, जैसे कि हमारे लिस्ट के अंदर होता है, द 3 लिस्ट इंक्लूडेड इन 7 शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। And with the coming of the 73rd and 74th Amendment Acts, now also power sharing with लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो पंचायती राज की हो चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हो। अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हमें पार्टीशन के टाइम पे रियलाइज हो गया था कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल दीज डिफरेंट ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड। तो किस तरह से हम पावर शेयरिंग देख सकते हैं विद वेरियस सोशल ग्रुप्स, हम देख सकते हैं जैसे कि रिजर्वेशन है ना, लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है, आपकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर रिजर्वेशन है, स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन है फॉर SCs एंड STs। सिमिलरली हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसी हो गई, वहां पे मिनिमम ऑफ 33% रिजर्वेशन है फॉर विमेन। तो ये क्या हो गई, ये पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स हो गई। तो ये भी हमारी पावर शेयरिंग इन इंडिया के अंडर आती है। लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, अमंगस्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वाया कोएलिशन पॉलिटिक्स, देन प्रेशर ग्रुप्स के साथ, है ना। प्रेशर ग्रुप्स हो गए आपके, फॉर एग्जांपल फार्मर्स जो है किसी एक पार्टी के साथ एसोसिएट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो प्रेशर ग्रुप से इंडस्ट्रीज के हैं या बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के हैं, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये पावर शेयरिंग अमंगस्ट वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गई, चाहे वो कोएलिशन गवर्नमेंट के फॉर्म में हो, प्रेशर ग्रुप्स के फॉर्म में हो, सोशल मूवमेंट्स के फॉर्म में हो, ये पावर शेयरिंग अमंगस्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गई, ठीक है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे हमने कर लिया फटाफट कवर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फेडरलिज्म का। अब फेडरलिज्म क्या क्या इनकम्पस करता है, द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने पिछले उससे देख लिया था कि फेडरलिज्म कहां पे फॉल करता है, विद इन वर्टिकल पावर शेयरिंग, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो आपकी शेयरिंग ऑफ पावर्स है, शेयरिंग ऑफ वेरियस फंक्शंस है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज है, वो वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर आता है। अब इसके अंदर भी हम बोलते हैं दो तरह की जो है फेडरेशंस होती है। एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं डिसाइड टू कम टुगेदर एंड फॉर्मुलेट अ लार्जर एंटिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने भी प्रोविंसेस होते हैं दे आर एब्सोल्युटली इक्वल इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस एंड द पावर्स दैट दे एंजॉय, एंड यूजुअली इनके पास एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है विज़-वी योर फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि USA या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जहां पे USA हमें पता है, USA क्या है, इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो USA की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कल को ये नहीं डिसाइड कर सकती कि मेरे को टेक्सास की बाउंड्रीज चेंज करनी है, ठीक है, वो उनके पास पावर नहीं है। वाई, बिकॉज टेक्सास भी उतना ही इंडिस्ट्रक्टिबल है जितना USA इंडिस्ट्रक्टिबल है। साथ ही में सारे स्टेट्स के पास कंप्लीटली इक्वल पावर्स, कंप्लीटली इक्वल स्टेटस है। तभी जो USA का सेनेट है वहां पे हर स्टेट से 2 ही मेंबर्स जाएंगे, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे उसकी पॉपुलेशन कम हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम एवरी स्टेट। द नेक्स्ट काइंड ऑफ फेडरलिज्म जो कि इंडिया के अंदर है,
जो कि इंडियन टाइप ऑफ फेडरेशन है, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये क्या होती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इज यूजुअली मच मोर पावरफुल देन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। जैसे कि इंडिया के अंदर है, इंडिया क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, तो यूनियन गवर्नमेंट उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, उनके एरिया चेंज कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है। साथ ही साथ में हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके पास अनइक्वल स्टेटस, अनइक्वल पावर्स है। अनइक्वल स्टेटस हम देख सकते हैं जैसे कि राज्यसभा के अंदर एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, उस हिसाब से जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जाते हैं फ्रॉम एवरी स्टेट। तो जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट की उतनी बड़ी विधानसभा होगी, तो उतने ही ज्यादा मेंबर्स जो है राज्यसभा में भी जाएंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एक और वे जहां पे पावर डिफरेंस है, कई स्टेट्स जो है उनके लिए स्पेशल पावर्स अवेलेबल हैं, तो 370 के थ्रू, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए होती थी। हाउएवर 2019 में 370 खत्म कर दिया, बट वी स्टिल हैव से आर्टिकल्स लाइक 371 जो कि कुछ एरियाज को कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया जैसी कंट्रीज ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का पार्ट होती हैं। तो अगर पूछा जाए आपको किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर आए दैट इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, तो हाँ, करेक्ट, राइट, यही आंसर सही है। ठीक है, वहीं अगर आए इंडिया इज अ कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फेडरलिज्म के बारे में आपने याद रखना है। फेडरलिज्म में क्या होता है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट तो होते ही होते हैं, बट इनकी एक इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन है। जैसे कि हमने पिछले उसमें बात की थी कि आपकी जो तीनों लिस्ट है, द 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बता देती हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो आपकी पार्लियामेंट है, उसका डोमेन है। जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपकी स्टेट असेंबली का डोमेन है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है उनकी एक ओवरलैपिंग पावर्स है। तो इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रही है किसका कौन सा एरिना है, एंड दोनों ने एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी है। ठीक है, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। ठीक है, तो इसी से आ गया हमारा सेकंड पॉइंट कि उनकी क्या पावर है, क्या उनका एरिया ऑफ फंक्शन है। ये पूरा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर कट जो है डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, जो कि इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड बता सकती है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, एंड सेटल कर सकती है उनकी डिस्प्यूट्स अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूट अराइज हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको पूछा जाए प्रीलिम्स के अंदर, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फेडरलिज्म, और उसके अंदर आ जाए फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट हेल्प्स to both promote unity as well as accommodate regional diversity। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली सही है। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे फेडरलिज्म के। पहला ऑब्जेक्टिव कि सेफगार्ड करता है एंड प्रमोट करता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री को, यूनिफाइड रखता है हमारी कंट्री को। सेकेंडली, इतनी स्पेस देता है थ्रू बाइकैमरल लेजिस्लेचर, through the 3 list model, through having an independent एरिया ऑफ फंक्शनिंग, जहां पे रीजनल डाइवर्सिटी जो है वो भी अकोमोडेट की जा सके। ठीक है, उसको भी जो है प्रॉपर स्पेस दी जा सके। तो ये हो गया आपका फेडरलिज्म कंप्लीट। ये आपने पॉइंट्स जो है इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव किस तरह का होता है। अब ये फोटो जो है मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में पूछ सकते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पे वो बोलते हैं, इन्होंने 2 बाइफिकेशंस की हैं। एक है सिस्टम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, जिसके अंदर आ रहे हैं पार्लियामेंट एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ये कलेक्टिव लीडरशिप का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप है क्यों, देयर इज पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है या फिर रियल एग्जीक्यूटिव है। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव अ प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ स्टेट होते हैं, या फिर ये मोनार्क हो सकते हैं, किसी तरह के क्वीन जैसे कि यूके के अंदर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कलेक्टिव लीडरशिप है, मोर देन 1 लीडर है। सिमिलरली सेमी प्रेसिडेंशियल में भी यही होता है। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल जैसे कि श्रीलंका के अंदर है, जैसे कि फ्रांस के अंदर है, जहां पे दोनों ही प्राइम मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव इंडिविजुअल लीडरशिप, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही इंसान होता है, जो कि हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, जैसे कि यूएसए होती है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। नाउ इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें क्या पता है एग्जीक्यूटिव के बारे में? पहली चीज तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर हु हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव के ये जो प्राइम मिनिस्टर है कहां से आएगा? ये प्राइम मिनिस्टर वही होंगे जो कि लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होते हैं इन द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट बनाएंगी एट द सेंटर। सेकेंडली जो प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल है टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हेड कौन हो सकता है? हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर है, जो कि सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, तो जैसे कि क्वीन है यूके में, या फिर प्रेसिडेंट जैसे कि प्रेसिडेंट है इंडिया में जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बट रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। सिमिलरली अगर हम प्रेसिडेंशियल में बात करें, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट जो है दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि जो बाइडेन हो गए यूएसए में, देन वो दोनों ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्लस हेड ऑफ द स्टेट। देन प्रेसिडेंट जो है यूजुअली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल और थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे कि यूएसए में है, एंड साथ ही में ये अकाउंटेबल नहीं होते हैं टू द लेजिस्लेचर। व्हाई? बिकॉज इंडिया में जैसे क्या हो रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो आपका एग्जीक्यूटिव बना रहा है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो किस पे डिपेंड करती है? इंजॉइंग मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। बट क्योंकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है ईदर बाय पीपल और बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, उनका जो पोजीशन है डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर हिज पार्टी इज इन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इन द लेजिस्लेचर, जैसे कि यूएसए में होता है। जो बाइडेन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कांग्रेस के अंदर जो है से जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है उसके ज्यादा हो जाए, से रिपब्लिकन्स के जो है ज्यादा मेंबर हो रादर देन डेमोक्रेट्स। व्हाई? बिकॉज जो बाइडेन को इंडिपेंडेंटली एक इलेक्टोरल कॉलेज ने जो है इलेक्ट किया है, सो ही डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर हिज पार्टी एंजॉयज मेजॉरिटी इन द कांग्रेस और नॉट। ऑब्वियसली इट बिकम्स हेल्पफुल कि अगर कोई लॉ पास कर रहे हैं तो अगर वही पार्टी होगी तो उनका लॉ जो है इजीली पास हो जाएगा। ऑब्वियसली दैट कैन क्रिएट हर्डल्स, बट किसी भी तरह से वो उनकी पोजीशन की लॉन्जेविटी पे इम्पैक्ट नहीं करता है। क्यों? बिकॉज उनकी गद्दी खतरे में नहीं है, इन द सेंस कि ये नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कर देंगे एंड जो बाइडेन गिर जाएंगे, नहीं, वो नहीं हो सकता प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। वो कहाँ पे हो सकता है? वो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको क्लैरिटी रखने की जरूरत है, राइट। सिमिलरली लास्टली हम कर लेते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। सिमिलर एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीएम एंड प्रेसिडेंट जो है, पीएम उनकी काउंसिल जो है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो मच लाइक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करता है। कंप्लीटली डिफरेंट कौन सा है? द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमें जैसे यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट, जो कि आपने मार्क करने हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन। ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, एंड इनमें से आपने मेरे को करेक्ट बतानी है, ठीक है। सेम एज हम पहले करते आ रहे हैं, आपने कमेंट्स में बताना है मेरे को, और इसी स्लाइड के अंदर जो हमने किया है लेक्चर उसी से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। बहुत आसान है। पहला, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। Second, Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. Third, India is no longer a federation because some powers of the states have been devolved to local governments, taking them away from कहाँ से? From the states. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इनफैक्ट एनसीईआरटी में है और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस क्या है? A1 ओनली, B1 and 2 ओनली, C1 and 3 ओनली, या D1, 2 and 3। तो आपने मेरे को बताना है कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, तो यू नो नॉट टू टेक एनसीईआरटीज लाइटली। अ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? A, executive where there is a parliament, B, executive elected by the parliament, C, where the parliament functions as the executive, या D, executive that is dependent on the support of the majority in parliament।
ठीक है, इजी क्वेश्चंस है बट ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने मेरे को इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी स्टेटमेंट्स में नीचे कमेंट्स में बताना है। राइट, नाउ वीव कम टू द वीक 7 ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस की रिविजन। आई होप आपने कवर कर ली होंगी अभी तक बाकी रिविजन। राइट नाउ अब आप हमारे रिविजन सीरीज के साथ इंश्योर कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक्स याद है कि नहीं। वीक 7 की इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिवाइज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि न्यूज़ में रही हैं। तो आई होप आपके नोट्स इसमें कंपाइल्ड हैं, अगर नहीं है तो हमारे क्रैश कोर्स के अंदर आप ये जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही में हमने कुछ बॉडीज़ यहाँ पे भी डिस्कस की हुई हैं, हमारी फ्री प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक you very much. Keep revising, keep learning, very importantly keep testing yourself, because यही crucial साबित होगा for prelims.